हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज आराध्या गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से कवर करना है फॉर यूजीसी नेट लॉ पेपर 2। ठीक है, इससे पहले मैंने जूरिस्प्रूडेंस को लेके और इन्वायरमेंटल लॉ को लेके एक सेपरेट सेशंस बनाए हैं। हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स को किस तरह से कवर करना है, यानी कि टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट 2 times in 2024 जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट, राइट। तो एक प्रीवियस सेशन है हमारा जिसमें मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि हाउ आई क्वालिफाइड, व्हाट थिंग्स आई केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स का जो सेशन है आप हमारे पेज चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉ को डील करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितना वेटेज है इंटरनेशनल लॉ का और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हर चीज का की होता है कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस को निकालना है ना। तो मैंने इंटरनेशनल लॉ का जो यूजीसी नेट ने सिलेबस दिया है पहले वो निकाला, प्लस इसके साथ साथ जैसे कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ उतना ही काफी नहीं जितना यूजीसी नेट ने दिया है। हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ अंदर के सब टॉपिक्स हैं जो कि ऑल्दो यूजीसी नेट ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किए, बट द यूजीसी आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है, तो उस तरीके से उसके बेसिस पे मैंने ये सारे टॉपिक्स को निकाला कि ये सारे टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल लॉ के जिसपे जो है क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आप लोग शुरुआत करेंगे डेफिनेशन के साथ कि इंटरनेशनल लॉ की किस किसने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, क्या ये ट्रू लॉ है, क्या ये ट्रू लॉ नहीं है। तो ट्रू लॉ है वो बात किसने सपोर्ट की, ट्रू लॉ नहीं है ये बात किसने सपोर्ट की, ये थ्योरीज आपको पढ़नी है। इंटरनेशनल लॉ के बेसिस की थ्योरीज है इंपॉर्टेंट, वो हमें पढ़नी है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रीटीज, द कस्टम्स। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक बताती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि किस किस टॉपिक में कितना कितना पढ़ना है। सो देयर इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, देयर इज नेशनैलिटी, एक्सट्राडिशन, असाइलम, यूएन चार्टर, द ऑर्गन्स ऑफ यूएन, द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा कॉन्वेंशन, रिफ्यूजीज, ICJ statute, the permanent court of arbitration, the trials, there is Rwanda trial, there is Nuremberg trial, उस पे questions बनते हैं, the Vienna convention, the Geneva convention, इन सब पे questions बनते हैं। ठीक है, these are the major topics that we have to take into consideration। अब हम लोग बात करें अगर कि कितने questions बनते हैं, तो मैं आपको एक example बताऊं। देखिए 2023 का जून का पेपर देखना, और उसमें पता है कितने क्वेश्चंस आए थे, 18 क्वेश्चंस आए थे। मैंने एक 2023 जून का सेपरेट फाइल बनाया था जिसमें इंटरनेशनल लॉ से 18 क्वेश्चंस बने थे। कैन यू बिलीव इट, कितना बड़ा वेटेज है ये। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का 36 नंबर सिर्फ इंटरनेशनल लॉ हमें दे रहा है अगर हमने तैयार कर लिया तो ये सबसे मोस्ट हाईली वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए इस पे हमको बहुत ध्यान देना है, शुरुआत से ही पढ़ना है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते हैं, मैंने देखा 9-10 रहेंगे और 20 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को पर टॉपिक में कैसे कैसे पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक को इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। ओपेनहाइम की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टार्क की, ब्रेयरले की, ग्रे की, है ना, केल्सन की, हॉलैंड की। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन थे, हुगो ग्रोशियस थे। इंटरनेशनल लॉ टर्म किसने डिराइव की, जेरेमी बेंथम ने डिराइव की थी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इसका ब्रीफ लेना है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का, क्या वो ट्रू लॉ है, क्या वो ट्रू लॉ नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का क्या रिलेशनशिप है, उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जैसे कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी, मोनिस्टिक थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी। तो क्वेश्चन बनता है कि इन थ्योरीज को सपोर्ट किसने किया, कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी के सपोर्टर कौन थे, कौन से थिंकर थे, मोनिस्टिक थ्योरी के कौन थे। इसके अलावा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की थ्योरीज आती है, नेचुरलिस्ट थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, पैक्टा, सर्ट सर्वेंडा। ये सब थ्योरीज आपको पढ़नी है बिकॉज द क्वेश्चन कम्स। ठीक है, योग इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप सबसे पहले पढ़ोगे द यूएन चार्टर। ठीक है, यूएन चार्टर में क्या पढ़ोगे, मैं आपको सब बताती हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, देखो पहली चीज तो डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि बताइए कि ये जो प्रोविजन है ये किस आर्टिकल में है, एंड स्पेशली आर्टिकल्स उसके सबसे इंपॉर्टेंट है द ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ठीक है, कि सिक्योरिटी काउंसिल की पावर्स किस आर्टिकल में है, सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्मुलेट किस आर्टिकल में हुआ है ना। तो ऑर्गन्स के चैप्टर नंबर, कि किस चैप्टर में कौन सा ऑर्गन है और वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ये तो आपको रट के जाना है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, मतलब ये पक्के पक्के नंबर है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, और अगर नहीं करके जा रहे हो तो
आप अपना लॉस कर रहे हो। इसके साथ साथ पता है ऑर्गन्स पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि यूएन चार्टर में जिस सीक्वेंस में ऑर्गन्स है, जैसे कि पहले जनरल असेंबली के प्रोविजन है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, फिर सेक्रेटेरिएट के हैं, ये लिस्ट गलत हो सकती है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, तो आपको वो सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, मैच द फॉलोइंग पूछते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस चार्टर का प्रीएम्बल, ठीक है, आर्टिकल 1-2 में जो पर्पसेस और प्रिंसिपल्स हैं उस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इवन ऐसे आता है कि अगर आर्टिकल 2 में आपका पर्पसेस है तो क्लॉज 1 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है, तो उसके जो भी एग्जैक्ट प्रोविजन है वो तो आपको लिख के, और या फिर यूएन चार्टर है तो उसमें से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स के रोल क्या क्या है, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो यूएन चार्टर को आपको इस तरह से तैयार करना है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस फॉर्म होने से पहले एक लीग ऑफ नेशंस बना था, तो लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ के जाना है। देखो कुछ 8 इवेंट्स हुए थे विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन, तो वो 8 आपको जो डिक्लेरेशंस है वो पढ़ के जाना, द लंदन डिक्लेरेशन, द अटलांटिक चार्टर, द यूएन डिक्लेरेशन, द मॉस्को डिक्लेरेशन, ये आप लोगों ने इंटरनेशनल लॉ में पहले भी पढ़ा होगा। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है और ईयर याद रखना है कि कौन सा डिक्लेरेशन कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। एंड फिर फाइनली कौन सा वाला कॉन्फ्रेंस था जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस जो है वो इन्फोर्समेंट में आया, दैट वाज द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। यूएन कब आया इन्फोर्समेंट में, है ना, और कितने स्टेट्स जो है इसके मेंबर्स है, कौन कौन सी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन चार्टर साइन कब हुआ, यूएन चार्टर इन्फोर्समेंट में कब आया, है ना, और यूएन की मेंबरशिप को लेके क्या प्रोविजंस हैं, सब लिखते जाना, ठीक है, अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो। जैसे आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल्स है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के, तो देखो ये 7 आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 क्लॉज 2 में क्या है, 2 क्लॉज 3 में क्या है, 2 क्लॉज 4 में क्या है, सीरीज भी पता होनी चाहिए, बिकॉज यूजीसी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है ना, ये प्रीवियस ईयर से आप खुद एनालाइज कर पाओगे। तो यूएन चार्टर में आप यही पढ़ना, और ना जैसे मैंने यहाँ देखो एक पूरी लिस्ट बना दी है, इफ यू कैन सी हियर, चैप्टर्स की लिस्ट कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 4 में क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना, जैसे कि इकोनॉमिक काउंसिल जो चैप्टर 10 में है, ट्रस्टीशिप काउंसिल चैप्टर 13 में है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थे, क्योंकि जो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया यूएन चार्टर। इसके बाद आता है आपका आईसीजे का स्टैट्यूट, तो आईसीजे को लेके एक सेपरेट स्टैट्यूट है, सेपरेट डॉक्यूमेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो आपको पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा देखते हुए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रोसीजर को लेके, लैंग्वेज को लेके, है ना, प्रोसीडिंग को लेके, हियरिंग को लेके, जजमेंट को लेके, तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करके आप अपना तैयार करेगा आईसीजे का स्टैट्यूट। इसके अलावा जेनेवा कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेवा कन्वेंशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों जो हैं वो किस किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, या कई बार स्टेटमेंट में बोल देंगे पर वो गलत स्टेटमेंट होगा, तो अगर आपको पता है कि चारों कन्वेंशन किस किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है तो आप वो आंसर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट जो है वो वुंडेड और सिक सोल्जर्स से रिलेटेड है, थर्ड जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड है, फोर्थ जो है वो सिविलियंस की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो आप जेनेवा कन्वेंशन को पढ़ के जाना कि कब आई, कैसे आई, है ना, और कौन कौन से ये 4 कन्वेंशंस थे। इसके अलावा मेंबर्स कितने हैं, इसके अलावा प्रोटोकॉल्स हैं 2, जो कि एक 1977 में अडॉप्ट किया गया था और एक 2005 में, तो प्रोटोकॉल पे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से जेनेवा कन्वेंशन को तैयार करना आप, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ के जाना है। उसमें क्या पढ़ोगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उसकी जो हिस्ट्री क्या है, कि उससे पहले देयर वाज अ जीएटी गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वो कैसे बना, फिर उसका कौन कौन से राउंड्स थे, कुछ जैसे कि आपका 8th राउंड इंपॉर्टेंट है, लास्ट राउंड इंपॉर्टेंट है, फिर कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, कितने मेंबर्स हैं, है ना, क्या क्या रोल प्ले करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो WTO है उसका ना स्ट्रक्चर है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ WTO, देयर इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। तो ये आपको पता होने चाहिए कि वो लोग क्या क्या रोल्स परफॉर्म करते हैं। और मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी सारी हुई थी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें से, वो आप लिस्ट गूगल से निकाल लेना। तो देयर इज फर्स्ट जो कि सिंगापुर में हुई थी 1996 में, सेकंड जेनेवा में हुई थी। तो कई बार इस पे भी मैच द फॉलोइंग आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कौन सी कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने लिस्ट बना रखी है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, और लास्ट 2022 जेनेवा में हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस भी आप तैयार करना, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाना, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह को लेके। ये हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन पे सवाल आता है कि स्टेट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्निशन की थियोरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, डिक्लेरेटरी थ्योरी, फॉर्म्स है रिकॉग्निशन की, मोड्स है रिकॉग्निशन के, डी फैक्टो, डी जर, और इन सब पे लैंडमार्क केस लॉज भी पूछते हैं, जैसे कि
रिकॉग्निशन को लेके लुथर वर्सेस सगौर वेरी इंपॉर्टेंट केस है, अरनजाजू का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इथोपिया बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो वो लैंडमार्क केसेस कौन कौन से होते हैं, तो ये तो आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा। और जब आप कहीं से भी कंटेंट तैयार कर रहे हो तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट केसेस तो मेंशन होते ही होते हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निशन आप पढ़ के जाना, डॉक्ट्रिन्स ऑफ रिकॉग्निशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो बार डॉक्ट्रिन, स्ट्राडा डॉक्ट्रिन, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स आप पढ़ के जाना। देखो कितने सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में रिकॉग्निशन को लेके पूछे गए हैं। मैंने रिकॉग्निशन के जहां नोट्स बनाए थे उसी के नीचे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। नेशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या पूछते हैं, नेशनैलिटी क्या है, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी क्या है, मोड्स ऑफ लॉस ऑफ नेशनैलिटी क्या है, कौन कौन से मोड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। डबल नेशनैलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टीज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनैलिटी को लेके, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत डिटेल में हर केस पता होना चाहिए, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा जो केस है वो कौन से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कौन सा नेशनैलिटीज का केस है, कौन सा असाइलम का केस है, कौन सा एक्सट्राडिशन का केस है। एंड दूसरा एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है दी ईयर ऑफ दी केस, ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा केस बाद में आया। तो ये फिर आपकी ड्यूटी बनती है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज्यादा तो मुझे भी करना पड़ा था ये। ये देखो जितने भी शुरुआत से 1837 में पहला केस कैरोलिन का था सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद पैकवर्ड हबाना का 1900 का था। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट बनाई कि कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं सारे और वो कौन से ईयर में आए। तो फिर मैंने बनाने के बाद 3-4 बार और हर 3-4 दिन के गैप में उसको पढ़ती रही थी, फिर मैं आंसर्स को कर पाई थी, है ना, क्लियर। अब देखो जैसे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे, जैसे कि एसएस लोटस केस हो गया, ये नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस है, उसको 4-4 लाइन में लिख दिया कि इसमें क्या क्या बात कही गई। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एसएस लोटस का केस हो गया, ये मैंने लिखा इसमें कि इसको डिसाइड किया था पीसीआईजी ने, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। कौन से ईयर का केस है, 1927 का केस है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन सी कंट्रीज के बीच का केस था, तो ये फ्रांस और टर्की के बीच का केस था, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद इसमें क्या क्या जजमेंट दिया गया, ये तो ये लिखा मैंने कि इट इज रिलेटेड टू अ कोलिजन बिटवीन टू शिप एट हाई सी, मतलब एक शॉर्ट समरी लिख दिया 1 लाइन में कि किससे जुड़ा हुआ था। एंड एट द अदर एंड इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कस्टम एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। बस इतना काफी है। कब आया, किन कंट्रीज के बीच में है, कौन सी अथॉरिटी ने जजमेंट दिया और किससे रिलेटेड है, ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट केसेस के। एसएस लोटस केस, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस, राइट ऑफ पैसेज केस। अच्छा, इंडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल केस है उनको तो मिस करना ही करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के आईसीजे में कौन कौन से जजेस रहे हैं, करंट में कौन है, ठीक है, कब से उनकी सीरीज क्या है, यानी कि पहले जज कौन थे, दूसरे जज कौन थे, करंट में कौन से जज हैं। जैसे करंट में दलवीर भंडारी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइलैंड ऑफ पाल्मास केस, कॉर्फू चैनल केस, टेम्पल ऑफ प्रिया केस, निकारागुआ केस, नॉटेबोहम केस, असाइलम केस, पैकवर्ड हबाना, बहुत सारे हैं और बहुत सारे भी नहीं है, मतलब कुल मिला के तैयारी करोगे तो 40 केस निकल के आएंगे सारे टॉपिक्स में से, वही रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है। तो आप जो है केसेस पे ध्यान देना, केसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, अभी बता रही हूँ ताकि वो चीज आप अपने जब तैयारी करो किसी भी टॉपिक की तो उनके संग संग में केसेस पे भी इक्वली ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट मैंने आपको बताया था नेशनैलिटी के बारे में, उसके बाद आती है एक्सट्राडिशन, असाइलम, इनको भी पढ़ के जाना, इनकी भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन वगैरह जो है, इंपॉर्टेंट केस वगैरह जो है सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 3 तरह के ट्रायल्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है न्यूरमबर्ग ट्रायल, दूसरा है टोक्यो ट्रायल, तीसरा है रुवांडा ट्रायल, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक पेज में ही लिख लिया कि न्यूरमबर्ग ट्रायल का क्या शॉर्ट हिस्ट्री था, कब आया, किस सिटी में हुआ, किस कंट्री में हुआ, किस दौरान हुआ, क्या था न्यूरमबर्ग ट्रायल, उसकी एक बेसिक हिस्ट्री, और फिर मैंने अटैच कर दिया कि उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पास में आया था न्यूरमबर्ग या किसी भी और ट्रायल को लेके। आईएलओ भी पढ़ के जाना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब आया, कैसे आया, ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या मिशन था, इसके 8 कोर कन्वेंशन है आईएलओ के, वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि आईएलओ पे भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये सारे कोर टॉपिक हो गए, उसके अलावा भी ना आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें ना इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर से, क्योंकि अलग से तो मुझे नहीं पता ना कि कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल तो इतना वास्ट है और इतनी सारी कन्वेंशंस हुई हैं, तो प्रीवियस ईयर से जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे उन सबको मैंने लिख लिया और उनके ईयर वगैरह लिख लिए, किससे जुड़ा हुआ है ये मैंने लिख लिया। जो इस तरह से आपने सेपरेट आपका एक पीडीएफ या एक 2-3 पेज में आप लिख लोगे, तैयार कर लोगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस करके, ठीक है। वियना कन्वेंशन भी पढ़ के जाना,
और बस यही है इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। और क्या है, यही सब टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ के जाना। अब देखो जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने सब टॉपिक अपने उसके शॉर्ट नोट तैयार कर लिए, मैंने प्रीवियस ईयर देखा, फिर मुझे उससे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इन सब से कहीं ना कहीं बाहर जाके आ रहे हैं, या फिर ऐसे हैं कि जो मैं हो सकता है भूल जाऊं। तो फिर ना मैंने उनको सेपरेटली इंपॉर्टेंट PYQ करके अपने नोट्स में मेंशन कर दिया था, ठीक है। फिर देखो मैंने लास्ट में क्या किया, देखो ये सारे केसेस की लिस्ट है कि SS लोटस केस एक पॉइंट में लिखा किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल कस्टम से जुड़ा हुआ है ना। लॉलेस का केस ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही आते हैं आपके क्वेश्चन। तो आपके 1 वर्ड वाले भी नोट आप बना सकते हो कि कौन सा केस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस यही है। अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को कब रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्निशन पढ़ा था ना जैसा, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को भी पढ़ के चले आना। जैसे कि चाइना को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया 30 अक्टूबर 1949 में, बांग्लादेश को किया 6 दिसंबर 1971 में। तो रिकॉग्निशन में इंडिया का कंटेक्स्ट में आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बस यही है मोटा मोटा, ठीक है। और ये सब कर लिया तो हो गया। वैसे बताऊं अब टाइम कम है और हमको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। और मैंने अभी रिसेंटली एक लेक्चर अपना अपलोड किया 1-2 दिन अभी कुछ समय पहले कि 1 मंथ में कैसे तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही है, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। दिस वाज इट एवरीवन, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।